नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में डिटेल से बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, तीव्र व मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक क्रिया के द्वारा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो उसके रासायनिक संगठन और गुणधर्म बदल जाते हैं, लेकिन पदार्थ का कुल द्रव्यमान है वो सदैव नियत रहता है, निश्चित रहता है। और रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डिटेल से। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आज की इस क्लास में रहेंगी, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक क्रिया के द्वारा एक पदार्थ, रासायनिक क्रिया के द्वारा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उसके रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन पदार्थ का कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझाऊंगा यहाँ पर बात क्या है। सबसे पहले तो बात यह होनी चाहिए कि पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर चुके कि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो आप जाके उसको अटेंड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें रासायनिक क्रिया की। जब रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक क्रिया होगी, तो सीधी सी बात है कि एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तित होगा। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा तो उसके रासायनिक संगठन और उसके रासायनिक गुणधर्म दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, लेकिन पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है, पदार्थ का कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, गर्म किया, इसका उसमें वियोजन किया, तो ये किस में परिवर्तित हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, हम कैल्शियम कार्बोनेट के द्रव्यमान की बात करते हैं तो आप सब जानते हो कैल्शियम है उसका द्रव्यमान कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने 3 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो कुल कैलकुलेट करोगे कितना 100 ग्राम में ले लेते हैं। तो सपोज करो आपने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया है, 100 लिया है, तो जितना आपने ये लिया है उतना ही इधर बनेगा, अर्थात इनका भी जो कुल द्रव्यमान है वो कितना हुआ 100 ग्राम ही होगा। जैसे चेक करते कैल्शियम का मतलब 40, ऑक्सीजन का 16, कितने हो गए 56, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, तो 16 दूनी 32, 32 से 12 44, तो 54, 56 और 44 कितने हो गए 100। तो सीधी सी बात है कि जितना इधर मात्रा थी अभिकारक की तरफ जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा किस में परिवर्तित हुई है, उत्पाद में परिवर्तित हुई है। तो यहाँ से ये बात आपकी बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना सा फर्क है कि अभिकारक या जो पदार्थ होते हैं उसके पुराने बंध है वो टूटेंगे और उनके मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। बिल्कुल माइंड में एकदम बात फिट कर लेना, क्वेश्चन घूम के आ जाता है कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के लिए सत्य बात है असत्य है। पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का कुल द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अभिक्रिया के दौरान उनके मध्य जो पुराने बंध है वो टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इसके बाद 2 बातें और लिख लेते हैं कि यहाँ से ये तो बात हुई रासायनिक अभिक्रिया की। अब जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस लाइन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि जब कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ से जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो सीधी सी बात जानते हो कि इधर अभिकारक होता है उधर उत्पाद बनता है। तो सीधी सी बात है किसी भी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होगा मतलब जो क्रिया होगी वो कहाँ होगी? अभिकारक में। और उसके परिणाम स्वरूप जो बनता है उसको हम इधर लिखते हैं जो क्या होता है? उत्पाद। तो ये लाइन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तथा परिवर्तन के फलस्वरूप
बना नया पदार्थ, उत्पाद या क्रियाफल, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। क्रियाफल या उत्पाद। अब देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो अभिकारक सदैव इधर लिखा जाएगा बाईं ओर, और उत्पाद है वो सदैव किधर लिखा जाएगा, दाईं ओर। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि उत्पाद और अभिकारक में कि अभिक्रिया किसके मध्य हो रही, अभिकारक जिनके मध्य अभिक्रिया हो, तो अभिकारक के मध्य अभिक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा, उत्पाद होगा। अब देखो लिखने का तरीका ये होता है कि अगर आप ऐसे हो, काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर दायां कौन सा और बायां कौन सा है, ये तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये हिस्सा दायां हो जाएगा और ये हिस्सा आपका बायां हो जाएगा, तो इधर हिस्सा सदैव कौन सा होगा, बाईं ओर। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका जो अभिकारक है वो सदैव किधर लिखा जाता है, बाईं ओर, और जो उत्पाद है वो सदैव क्या होगा, दाईं ओर। अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से ज़्यादा है तो उनके मध्य क्या लगा दिया जाता है, प्लस का निशान लगा दिया जाता है। अब कुछ चीज़ें आपको हम बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बुकों में दी हुई है। सबसे पहले कि अभिकारक और उत्पाद को आप संतुलित करते हो, संतुलित करते हो तो सबसे पहली बात अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बात जो हमने यहाँ पढ़ी है कि पदार्थ का कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये किस पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर संतुलित किया जाता है। जिस समीकरण को हम संतुलित करते हैं उसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं, और जिस समीकरण को हम संतुलित करेंगे वह समीकरण क्या कहलाती है, कंकाली समीकरण कहलाती है। और 10th की एनसीईआरटी बुक में ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो मेथड हम काम में लेते हैं उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा उसको संतुलित किया जाता है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम उन बातों को थोड़ा सा इधर आगे स्पेस करके यहाँ पे लिखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। और उसके बाद इसकी जो अभिक्रियाएं होती है, जैसे अभिकारक है, आपका उत्पाद है जिसमें संयोजन वियोजन अभिक्रिया, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो कि संतुलित समीकरण को संतुलित करना, ये तो चीज़ें आपको आती है, और नहीं आए तो आप 5-7 समीकरणों की अगर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ईजिली तरीके से आप इसको सीख जाओगे। और जिनको नहीं आती है वो कमेंट्स कर देना कि नेक्स्ट हम उसके लिए नया वीडियो अपना बना लेंगे अलग से। अब देखो सबसे पहली बात आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अभिकारक, क्रियाकारक, रिएक्टेंट से क्या बनेगा आपका उत्पाद, क्रियाफल, प्रोडक्ट। अभिकारक सदैव किधर लिखा जाता है, दाईं ओर। उत्पाद सदैव किधर लिखा जाए, अभिकारक सदैव किधर लिखा जाएगा, बाईं ओर, और उत्पाद सदैव लिखा जाता है आपका दाईं ओर। ठीक है। जिस समीकरण को हम संतुलित करते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जिस समीकरण को हम संतुलित करते हैं उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसे कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो नॉर्मल हम तरीका काम में लेते हैं वो कौन सी विधि होती है, हिट एंड
ट्रायल विधि के द्वारा। तो रासायनिक समीकरण को हिट एवं ट्रायल विधि के द्वारा, रासायनिक समीकरण को हिट एवं ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल बातें। इसके बाद हम बात करें कि एक समीकरण से सिंपल सा एग्जांपल में देखो यहाँ पे कि N2 प्लस H2 क्या बन गया 2NH3। अब इसको इक्वल करना है तो इधर मैंने लिखा नाइट्रोजन, इधर लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर जो इधर लिखा वो इधर आ गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3। तो नाइट्रोजन तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन में अंतर है, इधर हाइड्रोजन 3 है इधर हाइड्रोजन 2 है। तो तरीका क्या कि ऐसे संख्या से गुणा करो जिससे बराबर हो जाए। तो इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, तो ये कितना हुआ 6 हाइड्रोजन, ये भी कितना हुआ 6। तो इसका मतलब इसके आगे 3 लगाए तो ये कितने हुए 6। और अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पर आपको गौर करने वाली बात थी कि हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे ये 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी कितना है 6 है आपका। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ 2 और यहाँ पर 2, तो ये आपकी इक्वल समीकरण है। तो समीकरण सीधी सी बात याद रखनी है आपको कि जब रासायनिक समीकरण जब संतुलित करते हैं तो उसके लिए जो विधि काम में लेते हैं, मेन बात यही है अपनी, उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, हिट एवं ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण को संतुलित करेंगे वो समीकरण क्या कहलाती है, कंकाली समीकरण कहलाती है। और रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने के लिए जो जिस नियम के आधार पर संतुलित होती है वो नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इतनी सी बात तो क्लियर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने, पढ़ा है हमने पिछले वाली क्लासों में बात की है, कमेंट्स में उसका नाम बता दीजिए। इसके बाद अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहले अभिक्रिया में पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक बड़ा उत्पाद बना लेता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आप जानते हो। लेकिन इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको देखा निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है या कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उनके तो संयोजन अभिक्रिया के जितने भी एनसीईआरटी या आरबीसी बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो तो यहाँ लिख रहा हूँ संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना। तो यहाँ मैंने कहा कि विशेष क्या है कि परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इनके एग्जाम्पल। परिभाषा तो वही है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जोड़कर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझना, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका आता है नंबर 1, कोयले का दहन। क्या होता है कोयले का दहन? अब समीकरण याद होनी चाहिए। कोयले का दहन, देखो कोयला क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। कोयला के कार्बन का एक्सिटली अपर रूप है, तो इसको मैंने क्या लिखा C।
दहन का मतलब किसी भी वस्तु को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन O2 के साथ जब जलेगा, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2। तो C प्लस O2 से क्या बन गया आपका? CO2। थोड़ा सा इधर नजर नहीं आया, CO2। क्लियर है? दूसरा, ये NCERT की है जो आपकी 10th क्लास की बुक है, उसमें दिया हुआ है कि मैग्नीशियम फिरते को जलाने पर सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। प्रश्न आ जाता है सफ़ेद रंग के चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम के फिरते का दहन करने पर सफ़ेद चूर्ण या पाउडर प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के फिरते का दहन करने पर सफ़ेद रंग के चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो मैग्नीशियम का मतलब सीधी सी बात है, क्या हो गया? Mg। मैंने कहा जब दहन हो जाए, जलाना हो जाए, तो सीधी सी बात है क्रिया किसके साथ होगी? O2 के साथ। तो Mg प्लस O2 क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? MgO बनेगा। रिएक्शन को इक्वल करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है? सफ़ेद रंग का बारीक पाउडर या चूर्ण होता है। तो ये लिख देना, सफ़ेद पाउडर या चूर्ण लिख दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो एग्जाम्पल लेने पूछा गया एग्जाम में, इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले वो समझते फिर रिएक्शन एक साथ बता दूंगा कि हम नॉर्मली एक शब्द बोलते हैं चूना, CaO। नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नाम सुना आपने, चूना। CaO को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या है कि जब घरों पर हम कली करते हैं, पेंट करते हैं, तो क्या करें? चूने को हम किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं। तो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने किसमें मिला दिया? पानी में, H2O। तो जैसे ही जल के अंदर इसको मिलाते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस बनता है। CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हो नॉर्मली नाम इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनता है, समझने से बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? बन गया। तो चूने को पानी में डाला, वो कली बनी, उस कली को आपने दीवार पे किया, तो दीवार पे जो कली करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूने का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो क्वेश्चन की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, भुजा हुआ चूना और बिन भुजा हुआ चूना। देखो पानी के अंदर अगर कोई चीज़ डाल देंगे तो पानी क्या करता है? भुजा देता है। तो चूने को आपने पानी में डाला तो भुज गया, तो ये भुजा हुआ, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। अब इसका मतलब अगर उसमें पानी नहीं मिला है, तो इसका मतलब भुजा हुआ नहीं है, भुजेगा नहीं। तो यहां लिख सकते हैं बिन भुजा हुआ चूना। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बिन भुजा हुआ चूना या अभुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। भुजे हुए चूने का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? हो जाएगा। अब क्या होता है समझना प्रोसेस। सबसे पहले हम चूना लाते हैं, अर्थात बिन भुजा हुआ चूना लाएंगे, उसको पानी के टैंक में मिलाएंगे, जो भी आपके पास उपकरण उसको मिलाएंगे तो अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? कली बोलते हो। क्लियर हो गया? कली या भुजा हुआ चूना। जब आप इसको दीवारों पर जब कली करते हो तो आप ये पॉइंट देखोगे कि 2 या 3 दिन बाद उस दीवार पर चमक आना प्रारंभ हो जाती है। तो क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और फिर वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जो कली के अंदर जो जल थी, नमी थी, वो उड़ जाती है। तो दीवारों पे जो चमक आती है वो कैल्शियम
कार्बोनेट के कारण होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, वो सिस्टम वाइज तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन वो इतनी रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा बन गया। तो ये रिएक्शन, जो इतनी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन आपकी, संयोजन अभिक्रिया। तो 30 अब दो एग्जाम्पल तो ये हो गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वापस से यहाँ ढंग से लिख रहा हूँ। और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में हम गलती कर बैठते, भुजा हुआ, बिन भुजा हुआ, ये चीज़ें मैं सब आपको अलग से लिखवा दूंगा। तो दूसरा तो ये था। तीसरी बात याद होनी चाहिए कि चूने की पानी के साथ क्रिया, चूने की पानी के साथ क्रिया। तो पहले क्लियर हो जाए, चूने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्रिया जल का मतलब H2O, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये नाम सबके पता होना चाहिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हो, बिन भुजा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना। क्लियर होगी बात, नाम लिख दिए। प्रश्न आ जाएगी, दीवारों पर कली करते तो कली का फॉर्मूला बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कली। क्लियर होगी बात। अब दीवारों पे जो चमक आती है, दीवारों पे जो चमक आती है वो किसके कारण आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो देखो इतनी क्रिया केवल संयोजन अभिक्रिया, बाकी का हम इससे रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं कि हमने क्या किया, आपने दीवारों पर कली कर दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कली होगी। अब वो वायुमंडल में CO2 के संपर्क में आएगी और सूर्य का प्रकाश होगा तो क्या होगा कि उससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल है वो बनेगा साथ में, जल तो नमी के रूप में उड़ जाएगा बाहर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, नाम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात याद रखना कि दीवारों पर चमक बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे जाए तो आपका भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। तो भुजा हुआ चूना, बिन भुजा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर मैंने बात कह दी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि एक चीज़ और आपने सुना होगा कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। देखो चूने का पानी ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के कारण चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। इसी के कारण चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया। ये संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं कि बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर वह दूधिया रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और आपने CO2 प्रवाहित की तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग कैसा हो गया, दूधिया, दूध के जैसा। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा होता है, दूधिया होता है। तो होता किसके कारण से, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अब जो संगमरमर आप बोलते हो वो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो संयोजन अभिक्रिया अभी 3-4 एग्जाम्पल हम और लेंगे। ये तो केवल हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी, वो बात मैंने लिखी है कि सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि परिभाषा से आप सब जानते हो, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम के फित्ते का दहन करने पर सफ़ेद चूर्ण, अब सफ़ेद चूर्ण का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन घुमा के पुटअप कर सकता है। तीसरी बात, चूने की पानी के साथ क्रिया तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ से ये बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन गलत
नहीं होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिन बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, दीवारों पे जो चमक आती है वो किसके कारण, कैल्शियम कार्बन। पहले बता दूं, ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, इतना जो पोर्शन लिखा है वो संयोजन अभिक्रिया से उसका कोई लेन देन नहीं है, बस केवल समझने के हिसाब से मैंने बात की, ठीक है। और चूने के पानी में जो CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो पानी का रंग दूधिया होता है, वो किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। एक चीज़ और, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब अभिक्रिया बाहर, ऊष्मा जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। चूने को जैसे हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब वहाँ से ऊष्मा बाहर निकली है। तो चूने की पानी के साथ जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो अभिक्रिया हमने यहाँ पर बात की है वो ऊष्मा कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। बाकी डिटेल से हम आगे इसको पढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम और समझ लेते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इसके 2-3 एग्जाम्पल हो, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में भी दे देते कि निम्न में से अभिक्रिया को आपको लैंग्वेज के रूप में देख के पूछ ले कि कौन सी संयोजन है, कौन सी वियोजन है। तो देखो अगर हम बात करें कि 3 एग्जाम्पल अपने हो गए थे। नंबर 4 कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल का निर्माण। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन का मतलब गैस के रूप में H2, ऑक्सीजन का मतलब O2, और जब दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल। तो समीकरण हो जाएगी H2। अब इक्वेशन है, समीकरण है, वो संतुलित नहीं है आपकी। तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे लगाए 2, तो ऑक्सीजन 2 गए, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 4, तो 4। तो यह अपना हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सहयोग, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल का बनना कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अगले देखो यहाँ पे हेबर विधि से, नाम सुना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, पहले बात सुन लेना, व्यापारिक स्तर पर जो अमोनिया का निर्माण किया जाता है वो कौन सी विधि के द्वारा, हेबर विधि के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, हेबर विधि, ठीक है। दूसरी बात तो यहाँ पर क्या होगी कि इस विधि में क्या होता है, N2 + 3H2 से आपका ये अमोनिया बन गया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, क्लियर है। N2 + 3H2 से क्या बन गया, 2NH3 अमोनिया बन गया। अब यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ कि हेबर विधि से जब अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम F काम में लेते हैं। तो हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, आयरन का उपयोग किया जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग किया जाता है। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम, MO, परमाणु क्रमांक 42 मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। तो याद होना चाहिए कि अमोनिया का निर्माण के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो विधि कौन सी है, हेबर विधि है। इस विधि में जो Fe आपने काम में लिया है वो क्या है, उत्प्रेरक। आप जानते हो कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो MO है, मोलिब्डेनम है, वो क्या है। तो बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 6ठा पॉइंट संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगली बात करें कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण, क्या लिखा मैंने, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अभी वो समझने की कोशिश करना। एथीन की बात करें तो एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है एथीन। हाइड्रोजनीकरण का मतलब रिएक्शन किससे होती है,
हाइड्रोजन से होती है। और किसकी उपस्थिति में? तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो उस कंडीशन में से क्या होगा, बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया आपका CH3 ये आपका हो गया एथेन। और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है वो क्या है, एथेन। इसी प्रकार से एक रिएक्शन अगर आप समतल में लिख देता हूँ कि जैसे आपने बहुत सुना होगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, वो सेम इस हाइड्रोजनीकरण पर आधारित है और वहाँ पर हम निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते रहो। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लिख रहा हूँ कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तो उम्मीद है जो संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया थी, उसके जो बिंदु मैंने बताए थे, जो अभिक्रिया के डेफिनेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये जो इसकी अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल है वो एज इट इज़ अपने को याद होने चाहिए। तो आज हमने स्टार्ट की थी संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो सब अभिक्रियाओं की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक एक बार वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आज की यहीं क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।